नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 2 फरवरी 2025 को आपका आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और इसलिए जरूरी है कि अब आप पूरे मनोयोग के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं, लग जाएं और बेहतर तरीके से जो है सफलता इसमें प्राप्त करें। तो 733 पदों के लिए लगभग 7 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि पिछले साल 6,97,000 फॉर्म भरे गए थे। उसी को देखते हुए आपको अपनी तैयारी में बहुत ही ज्यादा जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ना होगा, अवांछित चीजों से बचना होगा। और आरएएस को डेडिकेटेड करंट अफेयर्स भी मैं आपको इस क्लासेस में दूंगा, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पिछली 3 कक्षाओं में मैंने आपको अलग अलग चीजें कवर करवाई है, जिनमें हमने एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर किया है। इसी तरह से हमने जो है राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर किए। तो वही काम हम आगे भी हमारी क्लासेस में करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के माध्यम से हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। और जो पहला बिंदु आपके सामने है वो है देश में कृषि स्टार्टअप्स के बारे में। तो एक आर्टिकल मैंने इसमें पढ़ा और उसी के अनुरूप मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल था कृषि स्टार्टअप के बारे में। और कृषि स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, विशेष करके उन क्षेत्रों में जो कृषि में वर्तमान में अछूते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि कृषि में अवसंरचनात्मक बदलाव लाने के लिए, कृषि से जुड़े हुए जो उन्नत उपकरण हैं उनके निर्माण, उनके लिए कृषि में जो कोल्ड स्टोरेज और जो बाकी हमारी जो परिवहन श्रृंखलाएं हैं उनसे जुड़े स्टार्टअप, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। और सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए 2018-19 से ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्या कर रही है, एक इकोसिस्टम डेवलप करने का काम कर रही है। तो इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरत है तकनीकी परामर्श की और वित्त की। और ये दोनों ही चीजें इस प्रोग्राम में दी जा रही है। तकनीकी परामर्श कौन देगा? जो तकनीकी रूप से उस चीज को जानता है। तो ऐसे बहुत से नॉलेज पार्टनर्स हैं सरकार के जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको बाजार में उतारने के लिए और जो भी उनके उत्पाद वो बना रहे हैं उन उत्पादों को उनके जो संभावित ग्राहक हैं वहां तक पहुंचाने के लिए सीड फंडिंग की जा रही है। सीड फंडिंग आप सभी समझते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि आपके मैनेजमेंट में एक स्टार्टअप नाम से टॉपिक है और उसमें जो सीड फंडिंग है वो हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जब शुरू होता है तो उसको एक पूंजी की जरूरत होती है जो शुरुआती दौर में उसको आगे बढ़ने में सहायता करती है। मतलब जैसे एक बीज से पौधा उगता है, उसी तरह से ये पूंजी खाद बीज का काम करती है ऐसे स्टार्टअप के लिए, और इसी को हम सीड फंडिंग कहते हैं। इस योजना में 25 लाख रुपए का ऋण जो है इसके अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो स्टार्टअप को जो नॉलेज पार्टनर्स हैं उनके द्वारा और एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स या RABI, तो राजस्थान कृषि विकास योजना जो है उसके अंतर्गत बहुत से इंक्यूबेटर्स स्थापित किए गए हैं। और इन इंक्यूबेटर्स का काम होता है नए स्टार्टअप्स को हर प्रकार से परामर्श की सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने 2023-24 से ही 3 साल की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करके एक कृषि त्वरक कोष या फिर जिसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है वो भी स्थापित किया है, ताकि इस तरह के स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रोथ करने में मदद की जा सके। तो ये सारा सब कुछ लाभ इसके अंतर्गत देने की कोशिश की जा रही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसमें आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और इस तरह की जानकारी आपको पता होना चाहिए। मेंस में तो ऑब्वियसली ये चीजें आपको बहुत ही मदद करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर बात करते हैं। अगली खबर है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। प्रोजेक्ट नेक्सस इकोनॉमी से कैसा जुड़ा है उसको हम समझ लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि विभिन्न देशों से इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर के लिए जो है एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्विफ्ट। और इसी स्विफ्ट मेथड जो है उसका इंटरनेशनल स्तर पर प्रयोग
जब कभी कोई देश जिस पर प्रतिबंध लगाने हो तो उसमें भी किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जैसे आपने देखा होगा रूस जो है उस पर भी स्विफ्ट को लेकर के हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया, ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया। तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतानों का प्रबंधन करना, उनका निपटारा करने के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है एक नई एक सिस्टम को तैयार कर रहा है जिसको नेक्सस या प्रोजेक्ट नेक्सस नाम दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत अब भुगतान करने के लिए एक नया तरीका खोजा जा रहा है और इसी से जुड़ गया है हमारा आरबीआई। तो ये पिछले महीने की बात है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे वित्तीय सर्वोच्च वित्तीय संस्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक है, उसके द्वारा क्या किया गया है? सीमा पार जो हम पैसा भेजते हैं उसमें अब एक नया इनोवेशन करते हुए खुद को बीआईएस के इस प्रोजेक्ट नेक्सस से जोड़ा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हम हमारे घरेलू भुगतान के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूपीआई। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हमारा एक घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है। इसी तरह से और देशों में भी इस तरह के फास्ट पेमेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं और इन फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को यदि एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली बिना किसी स्विफ्ट जैसे सिस्टम के आप जो है डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। तो भारत जो है अपने यूपीआई को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे जो देश हैं उनके एफपीएस से जोड़ेगा। उसका रीजन ये है कि भारत इनमें से अधिकांश देशों में पहले ही अपनी यूपीआई सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में उनके साथ में काफी शीघ्रता से और अनुकूलित रूप से जो है इस तरह के पेमेंट सिस्टम को लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के बारे में। ये चर्चा में रहा पिछले बजट में। दरअसल सरकार के द्वारा जो है हाल ही में जो हमारा 2024-25 का केंद्रीय बजट आया उसमें इस कर प्रणाली में बदलाव किया है। ठीक है, और इंडेक्सेशन का जो लाभ मिलता था उसको समाप्त कर दिया। तो पहले क्या होता था कि जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाले, मतलब आपने कोई संपत्ति खरीदी और उसको आपने बहुत लंबे समय तक अपने पास रखा, ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि उस संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब आज अगर आपने कोई प्लाट 1 लाख रुपए में खरीदा तो हो सकता है 5 साल या 10 साल बाद में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाए। तो ये जो कैपिटल गेन आपको हो रहा है लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट करने पर, इस गेन पर सरकार पहले क्या करती थी? एलटीजीसी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाती थी लगभग 20%। ठीक है, लेकिन सरकार क्या करती थी इसमें, इसके साथ साथ इंडेक्सेशन का लाभ भी देती थी। इसका मतलब क्या है ये समझिए। द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सेशन इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग द एक्विजिशन प्राइस ऑफ एन एसेट टू रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। मतलब जिस समय अवधि के अंदर आपके पास में वो संपत्ति रही, उस दौरान उसकी जो वैल्यू बढ़ी है उसमें महंगाई का कितना योगदान है, मतलब महंगाई की वजह से उसकी कीमत कितनी बढ़ी है, उसको कम करने के बाद में फिर ये 20% का टैक्स लगाया जाता था। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस 20% की दर को तो घटा करके 12.5% कर दिया, लेकिन क्या किया? सोने और रियल एस्टेट जैसी जो संपत्तियां हैं उन पर इंडेक्सेशन को क्या कर दिया? कम कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। भाई अब आपको इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो आपको पहले महंगाई की वजह से जो वृद्धि हो रही थी उसको कम करके और फिर आपकी वैल्यूएशन की जा रही थी, उसका लाभ अब नहीं दिया जाएगा। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो चर्चा में रहा है और जहां से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सरकार के एक और निर्णय की जो कि इकोनॉमी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एंजल टैक्स। ठीक है, एंजल टैक्स क्या होता है? ये काफी चर्चा में रहा जब सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम को शुरू करके और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। तो सरकार ने उन सभी स्टार्टअप्स को शुरुआती सालों में जो है एंजल टैक्स की पेमेंट करने से छूट प्रदान वहां पर की थी। ठीक है, तो इस बार जो है संसद में केंद्रीय बजट में हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने एंजल टैक्स को सभी वर्गों के निवेशक, चाहे वो स्टार्टअप हो या नहीं हो, सभी वर्गों के निवेशकों के लिए समाप्त करने की प्रस्ताव रखा है। अब ये जो एंजल टैक्स है ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के अंतर्गत आता है और वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से इसको पेश किया गया था।
जिसका उद्देश्य था कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर जारी करेगी, ठीक है, और कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम जो उसमें वो लेगी, उस पे एक टैक्स लगाया जाएगा और उसी को नाम दिया गया एंजल टैक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, क्यों लगाया जाता है? मान लो कोई एक यहाँ पर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है शेयर जारी करके। ऐसी परिस्थिति में मान लो उसकी वैल्यूएशन तो है कम, जैसे 100 करोड़ रुपए, और वो अपने शेयर्स को बहुत ज्यादा मूल्य पर, मतलब लगभग 250 करोड़ रुपए में बेच दे, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा बेहिसाब धन का जो सृजन कर रही है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ताकि निवेशकों के हितों का कुठाराघात ना हो, उसको रोकने के लिए सरकार ने कहा था कि उचित बाजार मूल्य से ज्यादा अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर ये दुरुपयोग विरोधी प्रावधान लागू होगा, मतलब एंजल टैक्स उनको देना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने जो है इसको बंद करने की बात का ये प्रस्ताव किया है। जैसा मैंने बताया, 2016 में जब स्टार्टअप को हम बढ़ावा दे रहे थे, तब डीआईपीपी ने पंजीकृत स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से छूट देते हुए अपने जो मानदंड है उनमें कमी की थी, मतलब उनको एंजल टैक्स के भुगतान से कुछ समय के लिए छूट वहां पर प्रदान की गई थी। तो ये एंजल टैक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी धारा में है और क्या इसमें प्रावधान आते हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएससी लगातार अपने पैटर्न को चेंज कर रही है, तो हो सकता है आपको इस बदलते माहौल में कुछ और भी नई चीजें अब देखने को मिले, और उसी से फैमिलियर होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में। सारथी नाम से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 15 सितंबर से। तो आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर इसमें ऑफर भी हम चला रहे हैं। तो मात्र 1049 रुपए में आप 12 टेस्ट की हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 9 सेक्शनल टेस्ट और 3 आपके फुल टेस्ट होने वाले हैं। 8 दिसंबर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी और उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा आपके रिवीजन को आगे बढ़ाने का। तो जो सेक्शनल टेस्ट है उनमें हम हर टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करके देंगे। सभी टेस्ट आपके 150 क्वेश्चन वाले होने वाले, मतलब पूरे फुल पेपर्स, जैसा ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में 80 या 100 क्वेश्चन, पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आपके होंगे, ताकि 3 घंटे का पेपर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे सके। इसके अलावा हमारा आरएस फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, जो छात्र अभी एलिजिबल नहीं है और आगे की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी फुल टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है, जिसमें 52 टेस्ट के साथ में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की। ये भी एक आर्टिकल जो है अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत कृषि पर जलवायु परिवर्तन का आकलन किया जा रहा है, और ये काम किया हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों को देखता है, ठीक है, उसके प्रोटोकॉल के अनुरूप हमारे जो 651 कृषि प्रधान जिले हैं, उनमें से 573 के जोखिम और जो असुरक्षा है उसका आकलन इसके अंतर्गत किया गया है। आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आपके जो ज्योग्राफी वाले तीनों सेक्शन है, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे इंडियन हो या राजस्थान, तीनों का हिस्सा है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ना वहां पर जरूरी हो जाते हैं। प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 109 जिलों को तो अत्यधिक और 201 जिलों को काफी अधिक संवेदनशील की श्रेणी में इसमें रखा गया है। ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हमारे यहाँ पर कई जिलों के साथ ये स्थिति है। अब हमें कुछ अडॉप्शन मीजर, मतलब अनुकूलन के जो उपाय हैं, ठीक है, वो देखने। दो तरह के उपाय हम क्लाइमेट चेंज में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अनुकूलन उपाय और दूसरे पढ़ते हैं हम शमन उपाय, मिटिगेशन और अनुकूलन। मिटिगेशन या शमन उपाय में हम क्या करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रभाव हो चुके हैं उनमें कमी लाने का प्रभाव कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा अनुकूलन विधियों में हम क्या करते हैं कि जलवायु परिवर्तन तो देखो होगा, वो तो हो रहा है, तो उसके साथ में हम अपने जीवन को कैसे अनुकूलित कर सके और कैसे उसके प्रभाव को कम से कम कर सके, मतलब होने ही ना दे, ऐसे दुष्प्रभावों से हम बच के रहें। वो कैसे, जैसे मान लो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आपकी खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब फसलों का जो उत्पादन है उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो जल गहन फसलें हैं उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी, सूखा देखने को मिलेगा, बाढ़ होगी। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जलवायु प्रतिरोधी जो किस्में हैं, मतलब जिन पर जलवायु का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी फसलों का उपयोग हम ज्यादा करें। तो ये एक जलवायु अनुकूलन तकनीक है,
ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो बहुत से इसमें तरीके हैं, जैसे कि जलवायु अनुकूल किस्मों का प्रयोग करना, सीधे बीज वाले जो चावल होते हैं, डायरेक्ट सीड राइस जिनको हम बोलते हैं, कुशल सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जो पत्तियों का रंग होता है उसके अनुसार नाइट्रोजन का प्रयोग करना ज्यादा ना करके, फसल अवशेषों को जलाने की बजाय उनको नष्ट करके, अर्थात उनको प्राकृतिक तरीकों से नष्ट करके दोबारा खाद के रूप में प्रयोग करना, मिट्टी को पुनर्चक्रित करना, बायोगैस वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग, अच्छी चारा प्रबंधन प्रणालियों का प्रयोग करना, सामुदायिक चारा बैंक के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन को कम करना, जीरो टिल ड्रिल गेहूं का उपयोग करना। ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम जलवायु अनुकूलन के अंतर्गत कवर अप करते हैं। तो ये आपके मेंस में आंसर लिखने में भी मदद करेंगे और प्रीलिम्स में भी आपको हो सकता है इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाएं जिनमें इनका वर्णन किया गया हो। अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत में क्या किया जा रहा है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर के सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर काम कर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हमारी जलवायु को जो एग्रीकल्चर है उसको सस्टेनेबल बनाने पर मेहनत कर रहा है और इसके 3 पार्ट्स हम देख सकते हैं। पहला पार्ट है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मतलब रेन बेस्ड रेन फेड एरिया जो डेवलपमेंट है उस पर काम करना, अर्थात जिस क्षेत्र में जितनी वर्षा होती है उसके अनुरूप वहां पर व्यवस्थाएं करना। खेत पर जल प्रबंधन, अर्थात हर खेत पर जो जल की उपलब्धता है उसको बेहतरीन तरीके से उपयोग करने के प्रयास, और अंत में मृदा की स्वास्थ्य का प्रबंधन, क्योंकि अंततोगत्वा अगर हमारी मृदा खराब होती है, चाहे कारण जो भी हो, तो फिर हम फसलें उगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बंजर होती भूमि की समस्या लगातार बढ़ रही है, मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाया है, परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है जिसके माध्यम से जैविक खेती, क्लस्टर बेस्ड जैविक खेती जो है, अर्थात एक क्षेत्र में बड़ा क्लस्टर डेवलप करके सामूहिक रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर जैविक मूल्य श्रृंखला का विकास, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं जैविक खेती की। सिक्किम वहां का पहला जिला भी है जो पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली योजना और राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके। चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो योजना है वो है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। तो कहां पर शुरू हो रही है इसको समझ लेते हैं। तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो सुविधा है या फैसिलिटी है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JLNPT जो है मुंबई में, वहां पर स्थापित की जाएगी। तो लगभग 284 करोड़ रुपए की यह योजना है और इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स की जो अवसंरचना है उसको विकास किया जाएगा। तो जो भी अकुशलताएं हैं उनको दूर करेंगे, प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे और जो उत्पाद ऐसे स्थानों पर डिपॉजिट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सके, क्योंकि कृषि के साथ समस्या ये है कि उसके उत्पादों को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं हो पाता, मुश्किल रहती है। तो ये भी लाभ यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। इससे फायदा क्या होने वाला है, रोजगार मिलेंगे, हमारी निर्यात क्षमता बढ़ेगी और हमारे यहाँ पर अतिरिक्त जो विदेशी पूंजी है उसका प्रवाह भी बढ़ेगा। ये सारे यहाँ पर लाभ इससे होने वाले हैं। अब बात करते हैं एग्री स्टेक नामक परियोजना की। एग्री स्टेक एक विशेष परियोजना है जो कि जो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनके द्वारा 2024-25 के बजट में जिसके लिए बात की गई है। तो डीपीआई अर्थात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई का मतलब है कि हम जो भी हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं उनको डिजिटल माध्यम से दें। जैसे कि यूपीआई जो है ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके आरटीआई का जो पोर्टल है वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक डिजिटली पहुंचाने के लिए उपयोग होने वाले सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डीपीआई है इसका लक्ष्य एग्री स्टेक नामक परियोजना के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक किसानों को औपचारिक भूमि रजिस्ट्री प्रणाली से जोड़ना है। आप सभी जानते हैं कि स्वामित्व योजना भी हमारी एक चल रही है जिस पर मेंस में प्रश्न भी इस बार पूछा गया है। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सभी जो लैंड है उनको डिजिटलाइज करके और उनका स्वामित्व लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, ताकि उसका उपयोग वे अपने को अधिक वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए और लोन आदि की मांगों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
तो उसी के अंतर्गत अब एग्री स्टेक एक डिजिटल ढांचे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक डेटाबेस होगा जिसमें भूमि की पहचान, भूमि का रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा, मतलब भूमि से जुड़े सभी प्रकार के तमाम जानकारियां और उससे होने वाले लाभ वो आपको एक ही योजना के अंतर्गत पूरे मिल जाएंगे। उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो सरकार पूरे किसानों को डिजिटल रूप से मजबूत करने और उनके डेटा को एक साथ लाने, ताकि जो वांछित लाभ हमें देने हैं, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको देना है, उसके लिए योग्य लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्री श्योर के बारे में। एग्री श्योर के बारे में भी अभी हाल ही में बजट में चर्चा हुई, ठीक है। एग्री श्योर क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी सेकंड के इस वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इक्विटी और ऋण दोनों प्रकार के निवेश प्रदान करेगा, ठीक है। और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देगा। ये जो फंड है एग्री फंड, ये फंड 750 करोड़ रुपए का होगा और इसको नाबार्ड और कृषि मंत्रालय से 250 करोड़ मिलेंगे। जबकि बात करें और बाकी संस्थानों से तो वहां से भी 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो एग्री श्योर नामक फंड है, इसका प्रयोग किस किस काम में किया जाएगा, इसका प्रयोग आप सभी देख सकते हैं, बहुत से कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट में, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, और जो भी हमारे किसान उत्पादक संगठन है जो मिलकर के किसी एक फसल के उत्पादन में काम करते हैं, उनको सहायता देने में किया जाएगा। तो जहां एग्री स्टेक जो योजना हमने देखी थी वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रही है, वहीं पर एग्री श्योर एक फंड है जो स्टार्टअप्स को इक्विटी और ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। 750 करोड़ का ये फंड है और इसकी भी घोषणा हाल ही में पिछले माह के दौरान की गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी हमारी करंट अफेयर्स की जो जनवरी से जून तक की जो बुक है उसका लाभ उठा सकते हैं। मार्केट में ये अवेलेबल है और इसके साथ में आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का पूरा कंप्लीट जो सेट है वो निःशुल्क दिया जा रहा है। जो का त्यो जो छापा जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा वो सेम टू सेम यहाँ पर है। तो च्यवन प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से जो भारत में डेयरी का स्तर है वर्तमान में, तो बहुत से सेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस सेक्टर में भारत किस स्थिति में है, और वहां से 3 से 4 आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मतलब 3-4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से कौन से सही है वो पूछे जा सकते हैं। तो डेयरी की बात करें तो भारत दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और 25% का योगदान हम देते हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हमारे यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है, 6% की, ठीक है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 450 ग्राम है, मतलब आधा किलो दूध हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन उपलब्ध है। इतने दूध की उपलब्धता हमारे यहाँ पर होती है। सरकार लगातार इस क्षेत्र में बहुत से काम कर रही है, जैसे कि सरकार ने एक पशुपालन अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 2020 में, ठीक है। और इसके माध्यम से दूध प्रसंस्करण करने वाली और मूल्य संवर्धन करने वाली जितनी भी अवसंरचनाएं हैं उनको बनाना या फिर पुरानी अवसंरचनाओं को आधुनिक करना या फिर उनको ऐसे उपकरण प्रदान करना जिससे भी ज्यादा बेहतर काम कर सके, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस मिशन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, स्वदेशी गो जातीय जो नस्लें हैं उनका विकास और संरक्षण, गो जातीय आबादी का उन्नयन करना और पशुओं का दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे गाय और उससे जुड़ा जो जितना भी वंश है उस वंश को बेहतर करना और उसको ज्यादा से ज्यादा दूध देने योग्य जो प्रजातियां हैं उनको बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दोहरे लाभ यहाँ से होने वाले हैं, न केवल इनको गायों को संरक्षित किया जा सकेगा बल्कि इसके साथ साथ अतिरिक्त आय का सृजन भी यहाँ से होगा। डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम भी चल रहा है जिसके अंतर्गत दूध और उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, दूध की खरीद में हिस्सेदारी को बढ़ाना आदि सम्मिलित है। तो सहकारी समितियों के माध्यम से इसमें पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, मतलब अगर कोई भी डेयरी उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण लेता है तो वहां पर ये सब्सिडी दे करके उनको कंपनसेट यहाँ पर
करने की कोशिश की जा रही है ताकि शुरुआती दौर में वो सस्टेनेबल रह सके। अगला टॉपिक है आपका भारत में सेमीकंडक्टर परिदृश्य से संबंधित। सेमीकंडक्टर उभरता हुआ क्षेत्र है और इससे जुड़े प्रश्न लगातार साइंस सेक्टर में भी आपके आ रहे हैं। तो भारत में वर्तमान में जो सेमीकंडक्टर बाजार है उसका आकार है 38 बिलियन डॉलर, और हमारा उद्देश्य है कि हम इसको 2030 तक 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर लेकर जाएं। ठीक है, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें सबसे पहला कदम है सेमिकॉन इंडिया नामक प्रोग्राम। इस पर देखो दोस्तों, आपको प्रश्न मिल जाएगा, आप देखना कभी ना कभी आपको या तो मेंस में या प्रीलिम्स में इस पे प्रश्न मिलने वाला है, क्योंकि ये उभरता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में हम देख सकते हैं। भारत ने अभी तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब भारत काम कर रहा है। जैसे हाल ही में गुजरात के जो साणंद है, वहां पर भी सेमीकंडक्टर जो है उसकी इकाई की स्थापना करने के लिए सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो इनसे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि कल को जब आपको सेमीकंडक्टर के परिदृश्य पर ही क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का मेंस में, तो आप वहां पर आंसर लिखने में सक्षम हो पाए। तो जो सेमिकॉन इंडिया है वो 76,000 करोड़ का है, और इसके माध्यम से न केवल सेमीकंडक्टर बल्कि जो डिस्प्लेज होते हैं उनके भी विनिर्माण का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी तक हमारे देश में जिस क्षेत्र की कमी है या जहां पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, उस क्षेत्र को, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। और भी इसमें छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो सरकार कर रही है इस काम में, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए स्थापना, तो जो भी लागत है उसका 50% राजकोषीय सहायता सरकार दे रही है। डिस्प्ले फैब्स के लिए भी 50% की सहायता दे रही है। अन्य जो सेमीकंडक्टर सुविधाएं हैं उनके लिए भी 50% की सहायता दे रही है। और एक डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, मतलब आपने कोई डिजाइन नया क्रिएट किया और एक टारगेटेड अगर आपने डेवलप कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 15 करोड़ रुपए तक 50% जो व्यय हुआ है उसकी राशि आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ये भी इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, एक तो प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव आपने देखा होगा पीएलआई योजना, तो वो अदर सेक्टर्स में है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की बात, तो वहां पर केवल ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब डीएलआई योजना। तो पीएलआई योजना जहां बाकी लगभग 22 के करीब क्षेत्रों के लिए है, वहीं पर जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्षेत्र की, तो वहां पर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या डिजाइन आधारित जो है प्रोत्साहन परियोजना की बात हम करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी सेक्शन से जुड़े हुए थे। ऐसे ही आपके लिए डिफेंस के, स्पोर्ट्स के और बाकी कैटेगरीज के जो है अवार्ड सेक्शन के, वो भी आपको मिलेंगे। तो आर एस जंक्शन ऐप पर आपको ये लाइव एक्सेस होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये क्लासेस में डालता हूँ, तो दोनों ही जगह से आपको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप लाइव देखना चाहें तो हमारे आर एस जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ वेबिनार शेड्यूल होते हैं जिसका नोटिफिकेशन भी आपको मेल से मिल जाता है। बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, उनसे आप जुड़ जाएं। बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट प्रश्नों के साथ में जो भी हमारा अनुभव है वो हम आपको वहां पर दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कक्षा अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।